नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के भाग 3 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग कहानी की बातों को आगे बढ़ाते हैं और कहानी को लेकर के आगे की बात करते हैं। तो कहानी पिछली भाग में हमने कहानी को छोड़ा था कि सिंधिया ने किस प्रकार महारानी का साथ नहीं दिया था, यानी नहीं देने वालों का लिस्ट मैंने बताया था, जिसमें महारानी युद्ध के दौरान जब सहायता मांगी थी तो किन किन लोगों ने सहायता दिया और किन किन लोगों ने सहायता नहीं दिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर हम झांसी के किला के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। झांसी के किला के बारे में जाने बगैर महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके पराक्रम की कहानी को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए हम पहले उनके किला के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपके पास उनकी विकराल और विशाल सोच के बारे में और उनकी युद्ध शैली के बारे में, चूंकि किला का भी महारानी के युद्ध अभियान से एक गहरा संबंध है। तो हम शुरू करते हैं, किला की कुछ विशेषताओं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो झांसी की किला है, वह किला मूल रूप से झांसी वाले क्षेत्र में बांगरा पहाड़ी पर स्थित है। 15 एकड़ में फैला हुआ यह किला है। इस किले की लंबाई यदि देखा जाए तो इस किले की लंबाई 312 मीटर है और चौड़ाई 225 मीटर है। ऊंचाई की बात करें, किले की दीवार के चारों तरफ, यानी किले के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनी होती थी, जिससे कि दुश्मन उसे आसानी से पार करके किले के अंदर में नहीं आ सके। तो किले की दीवार की ऊंचाई जो थी वह आपको लगभग 285 मीटर था। आप सोच सकते कितनी ऊंची थी। एक तो पहाड़ी के ऊपर था, उसके ऊपर इतनी ऊंची दीवारें थी। तो कितना विशाल और कितना दुर्गम यह किला झांसी का किला था। इसी झांसी के किले में भारत की महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रहती थी। किले के और चीजों पर ध्यान दिया जाए तो किले में 10 गेट थे। 10 दरवाजे से किले में इंटर किया जा सकता था। सभी दरवाजों का जो जिस दिशा में था उस दिशा के तरफ जो खास राज्य क्षेत्र, जैसे उस दिशा में जो दूर दूर तक दूसरा राज्य क्षेत्र था, उसी के नाम पर उस दरवाजा का नाम होता था। उसी में से एक गेट था ओरछा गेट। ओरछा गेट का कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है जो कि उससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें से ओरछा गेट का इतिहास से गहरा लगाव है। आगे हम बात करेंगे ओरछा गेट का क्या कहानी है। और इस किले का जो निर्माता थे वह ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला थे। वीर सिंह बुंदेला को हम लोग अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं। बड़ा महान और वीर महान व्यक्ति थे, बड़ा पराक्रमी व्यक्ति थे। उस समय झांसी ओरछा राज्य के ही अंतर्गत आता था। वीर सिंह बुंदेला ने अपने शासनकाल में, कहा जाता है कि ऐसा ही 51 किले और 51 कुआं बनवाए थे। बड़ा जन कल्याणकारी सोच के महाराजा थे। कुआं इसलिए ताकि लोगों को उस क्षेत्रों में, चूंकि वह एक पहाड़ी और बीहड़ क्षेत्र है, तो वहां जल संकट की हमेशा समस्या बनी रहती थी, इसलिए जल की दिक्कत ना हो, इसलिए 51 कुआं और किला इसलिए बनवाया ताकि अपने राज्य की समृद्धि को प्रदर्शित कर सके और अपनी ताकत को संरक्षित कर सके। इसलिए 51 किले का निर्माण करवाया। उसमें से एक किला झांसी का किला भी था। उस समय इसे झांसी का किला न करके बांगरा की किला भी कहा जाता था, क्योंकि बांगरा पहाड़ी पर स्थित था। झांसी के किले को महारानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव, उनके पिताजी को वीर सिंह बुंदेला ने उपहार स्वरूप में दिया था। उसके बाद गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। तब इतिहास काफी बदल चुका था और वह क्षेत्र बटकर वहां की राज्य शासन अलग हो गई थी। इसलिए गंगाधर राव स्वयं वहां के राजा थे और उनकी पत्नी यानी मणिकर्णिका झांसी की रानी बनी। झांसी के किले का अगर हम इन पहलुओं को बात करते हुए अगर देखें कि झांसी का नामकरण कैसे हुआ, यह भी एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है।
जब बांगरा के किले का निर्माण हुआ, अर्थात झांसी के किले का निर्माण हुआ, तो वीर सिंह बुंदेला ने अपनी पत्नी यानी महारानी से कहा कि हे महारानी, मैंने जो किला बनाया है बांगरा की पहाड़ी पर, वह कैसा दिख रहा है। क्योंकि उस समय महारानी दूर के किसी किले में थी और वहां से वह दूर से किसी यंत्र के माध्यम से जब किले को देखा तो उन्होंने कहा, मारो ये किलो झाई जैसो दिखत है। यह एक बुंदेली भाषा है। झाई जैसो दिखत है मतलब यह किला मुझे परछाई के जैसा दिखता है। झाई का अर्थ है परछाई, और झाई शब्द से ही झांसी 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 जैसा शब्द उत्पन्न हुआ और उस जगह को झांसी के नाम से जाना गया। इसे झांसी कहा जाने लगा। दुर्ग की एक और बड़ी विशेषता यह है कि दुर्ग के चारों तरफ, झांसी के किले के चारों तरफ 20 से 25 फुट चौड़ी नाला होता था, जिसमें आदमी के डूबने लायक पानी होता था और उसमें काफी खतरनाक जलीय जीव, जिसमें मगरमच्छ आदि चीजें छोड़ी होती थी। यदि कोई अगर किले के दीवार से भी संपर्क साधने का प्रयास करे तो उसे यह खतरनाक जीव उस पर हमला कर सके। सोचिए सुरक्षा का किस प्रकार से उस किले के लिए मतलब ध्यान रखा गया था। इस तरह से वह किला कोई साधारण किला नहीं था, जिसके लिए लक्ष्मीबाई इतनी बड़ी युद्ध कर रही थी। इसलिए आपको इस किला को जब जानकारी, आपको किले की संबंधी जानकारी जब आपको मिल गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस घड़ी और पल का इंतजार था वो है महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध अभियान। बड़ी गौर से, बड़ी सावधानी से और बड़ा ही मतलब ध्यान से इसे सुनने और समझने की जरूरत है। यदि आप इसे अच्छा से समझेंगे तो उम्मीद है आपको रण क्षेत्र की हर एक इवेंट को आप महसूस कर पाएंगे। इधर झांसी का मामला पहले से गर्म था और उसी समय 10 मई 1857 को, आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति भड़क उठी थी। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के विरुद्ध में मतलब झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई द्वारा अभियान करने के लिए यह इंतजार किया जा रहा था कि जब 1857 की क्रांति होगी या इस प्रकार का कोई सारे देश में क्रांति फैलेगा तभी करूंगा। अक्सर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान करने के लिए लक्ष्मीबाई अपने समर्थक राजाओं महाराजाओं से मिलना और उनसे मंत्रणा चिंतन आदि करना वो बहुत पहले से जारी रखी हुई थी। इसलिए लेकिन 1857 की क्रांति चूंकि बैरकपुर छावनी में तात्कालीन घटित घटनाओं से प्रेरित था, तो यह एक अवसर के रूप में रानी को प्राप्त हुआ। झांसी का मामला इधर पहले से गर्म था। 1857 की क्रांति भड़क उठी और यह पूरे देश में फैल रहा था। 1857 की क्रांति जैसे पूरे देश में फैल रहा था वैसे झांसी तक भी पहुंचा और इस हिसाब से अब रानी अपनी पहले से ही अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रही थी और उस समय रानी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, क्योंकि दामोदर अभी अल्पवयस्क था। यह अंग्रेजों को नागवारा गुजर रहा था कि रानी यानी झांसी की संरक्षिका के रूप में कैसे शासन कर रही है। ये 13 मार्च 1858 वो डेट था जिस दिन यमुना नदी के रास्ते चुपके से अंग्रेज झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी और समस्त प्रजा को घेरने के बाद अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया। उस दिन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ब्रिटिश सैन्य कमांडर ह्यू रोज कर रहे थे। उनका नाम ह्यू रोज था और उन्होंने फरमान जारी किया जिसमें 2 बातें थी। पहला, उन्होंने झांसी में जारी किए पहले फरमान में कहा कि जनता और सेना सहित आत्मसमर्पण कर दो। यानी कि झांसी की संपूर्ण जनता को जानते थे कि वह महारानी के साथ है और सेना इसलिए क्योंकि वो महारानी के आदेश के अधीन है। तो उन्होंने बोला जनता और सेना सहित आत्मसमर्पण कर दो। और दूसरा शर्त था कि राजपद की समाप्ति करो, यानी जो तुम उस पद पर हो वह समाप्ति कर लो और 60,000 का वार्षिक पेंशन लेकर गुजारा करो। ये बातें तो पहले से चलती आ रही थी। रानी के पास जब यह शर्त गया
तो रानी ने इस दोनों शर्त को खारिज कर दिया और रानी ने युद्ध को स्वीकारते हुए अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज को बोली, अपनी संदेशवाहक को, कि जाकर कहो कि अगर जीत गई तो झांसी की रानी कहलाएंगे और लड़ते हुए मारे गए तो अमर बलिदानी कहलाएंगे। यह एक ऐसी बात थी, ऐसी कड़वी बात थी, जो ह्यूरोज को सुनने के बाद उसके पैर के नीचे से जमीन खसक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूरोज ये समझ रहा था कि जिस भारत के बड़े बड़े राजवाड़े, जिसके पास सैन्य ताकत, युद्ध कला कौशल और कोष खजाने, आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है, वह मेरे सामने नतमस्तक है और यह एक महिला होकर इस प्रकार से कैसे बोल सकती है? यह उसके ईगो को हर्ट हुआ। 30 मार्च तक, यानी कि 23 मार्च से 30 मार्च तक लगभग 8 दिन तक दिन और रात घनघोर युद्ध हुआ। झांसी के किले पर तोपों से गोले बरसाए गए। रानी ने भी खुले स्वभाव से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। रानी की सेना ने वीर बहादुर सैनिक की भांति लड़े, अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। अभी तक ह्यूरोज को इस युद्ध में कुछ खास सफलता नहीं मिला था, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान तो हो रहे थे, यहां अधिक अंग्रेजों का ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि इस शहर, इस जगह से अंग्रेज अनजान थे, जबकि झांसी के लोग और झांसी के सैनिकों के लिए यह जगह जाना सुना था। इसलिए अंग्रेजों पर महारानी भारी पड़ रही थी। ह्यूरोज ये बात समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। किले के द्वार कहीं से अभी कमजोर नहीं हुआ था, अंदर जा नहीं सकता था। तब ह्यूरोज ने कूटनीति का सहारा लिया और उसने रानी की सबसे कमजोर पॉइंट को खोजना शुरू किया, और वो था, पता लगाने पर चला कि उनका देवर, यानी कि रानी के देवर धूराजी राव को बुलाया और बुला करके उसे झांसी के राज का लालच देकर, जो कि ओरछा गेट का नियंत्रण उसके हाथ में था, लालच देकर गेट खुलवा दिया, जिसे अंग्रेजों ने अपनी ताकत, अपनी सैन्य ताकत के दम पर उसे तोड़ नहीं पा रहा था, जिसे एक भारतीय ने अपनी लालच के कारण झांसी की ही नहीं, पूरी देश की आन बान शान को ताक पर रख करके ओरछा गेट को खोल दिया। उस दिन झांसी के किले की दरवाजा नहीं खुल रही थी, उस दिन भारत का भाग्य का निर्धारण हो रहा था। झांसी के गेट के किले को खोलने के बाद बड़ी तेजी से ब्रिटिश आर्मी किले के अंदर प्रवेश करने लगी। रानी को यह बात पता चल गया कि किला का गेट खुल चुका है। मुख्य किले पर, यहां पर एक बड़ा ही रोचक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। जब रानी को यह बात पता चल गया कि मुख्य किला का द्वार खुल चुका है, तो रानी ने तुरंत उस समय डिसीजन लिया और अपने सहयोगी और विश्वासपात्र लोगों ने अंततः यह निर्णय किया कि वहां 2 निर्णय हुआ। पहला, कि रानी की एक हमशक्ल थी जिसका नाम झलकारी बाई था, पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था। अब उसकी जरूरत आ पड़ी थी। झलकारी बाई को यह कहा गया कि आप महारानी की भेष धारण करके मुख्य द्वार की तरफ आगे बढ़िए और गेट खोलकर डटकर सामना कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि गेट खुलने से महारानी स्वयं युद्ध में उतर आई हैं। ठीक वैसा ही हुआ। झलकारी बाई ने मुख्य द्वार के रास्ते अपनी दल बल के साथ रण क्षेत्र में कूद गई। थोड़े देर के लिए अंग्रेज कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि रानी ही युद्ध कर रही है, और वहां कई दिनों तक यह युद्ध हो रहा था। कई दिनों तक के युद्ध के बाद जब अंग्रेज ये समझ नहीं पा रहे थे और युद्ध किए जा रहे थे, तब पुनः उनके देवर धूराजी राव ने जब झलकारी बाई काफी थक कर
घवाहिल होकर अंततः गिरफ्तार हुई तो झलकारी बाई को वह रानी समझकर के अंग्रेज बड़ा खुश हुए कि हमने रानी को गिरफ्तार कर लिया और अपने सैन्य गतिविधियों को शिथिल कर दिया। लेकिन उनके देवर धुराजी राव ने आकर के कहा, नहीं, ये रानी नहीं, ये रानी की हमशक्ल झलकारी बाई है। रानी तो महल से निकल चुकी है, अगर उन्हें पकड़ना है तो कालपी जाओ। यहां पर फिर भारत को और रानी जैसे वीरांगना को शर्मसार होना पड़ा। हर काल में एक विभीषण पैदा हुआ है, हर समय घर का भेदी लंका ठाया है। और उनके देवर ने ये कहानी कहने के बाद मानो एक बार फिर से पूरे भारतीयों का सर नीचा कर दिया। जैसे ही ये अंग्रेज को पता चला, झलकारी बाई को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और कालपी के लिए निकल पड़ा। अब कालपी का किला पर हम बात करें, उससे पहले महल से रानी कैसे निकली इस बात को समझिए। इधर झलकारी बाई को मुख्य द्वार से युद्ध के लिए भेज दिया, उधर रानी ने पुरुषों की भेष बनाकर, यानी कि मराठा ड्रेसिंग सेंस में, जैसे कि जो साड़ी होता है मराठी लोग वह मर्दानी स्टाइल में पहनता है, जिसमें पीछे से मतलब मर्दानी स्टाइल में। और उस दिन महारानी ने बालों को बांधकर, जुड़ानुमा बाल बांधकर, और एक सफेद मलमल की साड़ी पहनी, 2 तलवार अपने पास रखी और पीठ पर पुत्र दामोदर को बांधा और बांध करके अपने सबसे पसंदीदा घोड़ा बादल पर सवार हो गई। वैसे उनकी पसंदीदा घोड़ों की संख्या 3 था, सारंगी, बादल और पवन। बादल पे सवार हो गई। मुख्य द्वार से युद्ध हो रहा था, कोई चारा था नहीं। अपने विश्वास पात्र कुछ सैनिक टुकड़ियों के साथ झांसी के सारे कोष को लिए हुए महल के 100 फीट ऊंची दीवार को बादल ने एक ही छलांग में पार कर गया और उसी रास्ते से बाकी लोग अन्य किसी रास्ते से होते हुए कोष को लेकर के आगे बढ़ा। जब रानी झांसी छोड़ रही थी तो रानी का उद्देश्य कालपी जाना नहीं था, रानी का उद्देश्य था दक्षिण भारत की तरफ जाना। चूंकि उनका शुरुआती लगाव मराठों से था तो अपनी संरक्षण मराठाओं से पाना सहज महसूस कर रही थी, तो दक्षिण भारत की तरफ वो भागने को तैयार हो रही थी। कहा जाता है यहां 2 घटना घटा। जब 100 फीट ऊंची दीवार बादल ने क्रॉस किया, छलांग लगाया, तो छलांग तो लगा दिया लेकिन बादल का आगे का 2 पैर टूट गया और टूटे हुए पैरों के सहारे बादल ने जैसे तैसे रानी को कुछ दूर किला से एक सुरक्षित स्थान पर, जहां जंगलनुमा बागीचा था, वहां पहुंचाया। बाद में चूंकि पवन भी साथ में था, उनके विश्वास पात्र किसी सेनापति के पास था, बाद में वहां से वह पवन पर सवार हो गई और आगे बढ़ रही थी। तब तक कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने पीछा किया और इस दौरान उनके पिता मोरोपंत तांबे, जो कि उनके साथ में थे, उनके पैर में गोली लग गया। इससे रानी की गति धीमी पड़ गई और फिर अधिक दूरी तय करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर कालपी, जो कि झांसी राज्य का ही क्षेत्र में पड़ता था और वह महारानी के ही कंट्रोल का किला था, मतलब वो किसी और का वह किला नहीं था, बस वहां ऐसे ही वो पड़ा रहता था। कालपी के किले में प्रवेश की। कालपी के बारे में बता दूं कि कालपी 3 तरफ से, वहां की किला 3 तरफ से जमुना नदी से घिरा हुआ था और वह एक पहाड़ी पर स्थित था और वहां तक पहुंचना काफी दुर्गम था, काफी कठोर था। उस किले को भेद पाना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंततः रानी ने डिसाइड किया कि हम उस किले तक पहुंचेंगे।
चूंकि उनके पास खजाना भी था और खजाना की भी सुरक्षा करना था, इसलिए वो कालपी के किले में पहुंची। कालपी के किले में पहुंचने के बाद बताया जाता है अप्रैल 1858 को रानी कालपी पहुंची थी। कालपी के किले में पहुंचने के बाद कालपी के लोगों ने रानी का भव्य स्वागत किया। 3 तरफ से जमुना से घिरा था, तो जमुना की गतिविधियों पर भी नजर रखा गया। वहां 500 से अधिक यानी कि नाविकों का नाव बंद करवा दिया गया ताकि अंग्रेज इन नावों का इस्तेमाल न करे अगर आए यहां तो। वहां के स्थानीय लोगों ने बड़ी अधिक मात्रा में गोला बम बारूद का व्यवस्था किया। वहां पे चूंकि अब यहां एक और छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। जब रानी महल में घिर चुकी थी झांसी में, तो उसी दौरान उन्होंने खबर भेजवाया था तात्या तोपे को कानपुर कि आप मुझे सहायता कीजिए। तात्या तोपे ने 20,000 सैनिक लेकर के रानी की सहायता के लिए चले भी थे, लेकिन रास्ते में ओरछा और दातिया के वही राजवंशों ने जो रानी को कमजोर पाकर हमला किया था, उन लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर उसमें अंग्रेज भी आ गए, जिसके कारण तात्या तोपे वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन रानी जब कालपी पहुंच गई तो कालपी में तात्या तोपे भी वहां पर आकर पहुंच गए। आगे की कहानी अगली भाग में पढ़ते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं भाग 4 में।